Yes, good morning once again, students. Okay, let's start. Yes, we need to start with yesterday's homework, right, students? Yesterday in class we discussed mainly various questions on triangle law, parallelogram law, as well as polygon law. We did several questions from hexagon diagram and a lot of variety related to that. So let's now talk a little bit about the homework. थोड़ा सा उसके पहले देखो, ट्रायंगल लॉ जो था स्टूडेंट्स, ट्रायंगल लॉ हो या तो पैरेललोग्राम लॉ हो, ट्रायंगल लॉ हो या तो पैरेललोग्राम लॉ हो, होते दो ही वेक्टर्स है जिनकी हम एडिशन करते हैं। ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ, वी ऐड जस्ट टू वेक्टर्स इन दैट केस। जैसे कि एक वेक्टर p बार है और दूसरा वेक्टर q बार है, दिस इज फॉर ट्रायंगल लॉ। ऐसा हेड टू टेल ज्वाइन किया, एंड इसी को अगर टेल टू टेल ज्वाइन किया, इसी को अगर टेल टू टेल ज्वाइन किया और ऐसा पैरेलल लाइंस निकाल के डॉटेड कंप्लीट करके पैरेललोग्राम कर दिया, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ, है ना। है वेक्टर्स वही, सेम एडिशन वी कैन डू बाय बोथ द मेथड्स, बोथ द मेथड्स वी कैन डू, राइट। क्यू बार का ही पैरेलल शिफ्टिंग करके, परफेक्ट। सो आंसर भी सेम ही आना है दोनों से, ये भी हमने कल देखा था। ये आंसर भी जो आता है सेम ही आता है, जो आर बार का मैं आंसर निकाल रहा हूँ वो दोनों में से कोई भी मेथड से करेंगे तो आपका सेम वेक्टर आएगा, सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का ही वेक्टर आएगा। अच्छा, एक चीज के बारे में हम आज नई बात करेंगे। कौन सी बात स्टूडेंट्स? थीटा कौन सा एंगल था, पहले मुझे याद दिलाओ। थीटा कौन सा एंगल था स्टूडेंट्स? थीटा वाज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब वेक्टर के बीच में का एंगल, मतलब उनकी दिशाओं के बीच में का एंगल, राइट। तो ये पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा जो एंगल है ये पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल थीटा है। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? हाँ, पहले केस में एक्सटर्नल एंगल बनता है वो, है ना। दूसरे भी केस में भी ऐसा बाहर से एक्सटर्नल बना सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन अंदर भी दिख रहा है। जब टेल टू टेल ज्वाइन कर ले तो अंदर भी डायरेक्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमें दिखता है। मैंने एक नोटेशन लिखा था आपको, देखो, थीटा इज एंगल बिटवीन, ऐसा देखो, पी बार एंड क्यू बार, पी बार कॉमा क्यू बार के बीच में का एंगल, ऐसे करके उसको हमने लिखा था। थीटा इज एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। आज हम कोई और एक अलग एंगल की बात करेंगे, एक और अलग एंगल की बात करेंगे स्टूडेंट्स, एक और अलग एंगल की बात करेंगे। किस एंगल की पता है? सेकेंड डायग्राम में देखिए, सेकेंड डायग्राम में देखिए, ये एक एंगल है जो जिसको मैं अल्फा नाम दे सकता हूं, मान लो अल्फा नाम दिया उस एंगल को। पहले भी डायग्राम में आप देखो, पहले डायग्राम में वो एंगल ये रहेगा, करेक्ट। तो अल्फा इज एंगल बिटवीन विच टू वेक्टर स्टूडेंट्स? अल्फा इज एंगल बिटवीन, अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड पी, करेक्ट, आर बार एंड पी बार, वी कैन राइट इट आर बार एंड पी बार। अल्फा इज एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार, राइट, आर बार एंड पी बार। तो अगर हमें अल्फा निकालने को बोला तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए। ये मेरे परसों के होमवर्क में था स्टूडेंट्स, बोर्ड बुक में से आपने पढ़ा होगा, उन स्टूडेंट्स को याद होगा कि उसमें अल्फा का भी एक फॉर्मूला बना के रखा हुआ है। कैसे बनता है वो फॉर्मूला? ध्यान से देखना, बाजू में हम वही कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जो उस दिन करी थी। उस दिन हमने एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करी थी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा था, परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉप किया हुआ था पी वाले लाइन के ऊपर, ऐसा है ना, पी के सपोर्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, याद आ रहा है? जिससे हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाया था, जिससे हमने फिर पाइथागोरस लगा के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाया था। वैसा ही डायग्राम में बना रहा हूं,
और इस बार ये डायग्राम को और अच्छे से अलग से बना रहा हूं। जो ट्रायंगल बनेगा, है ना, परपेंडिकुलर निकालने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा जिसका हाइपोटेनस होगा आर लेंथ का ही, राइट, जिसका हाइपोटेनस होगा आर लेंथ का, राइट, उसी डायग्राम को मैं वापस बना रहा हूं। ओके, इस बार मैं वेक्टर्स लिखने के बदले सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, मतलब सिर्फ उनकी लेंथ लिखूंगा, दैट इज आर लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस स्टूडेंट्स। ठीक है, आर इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। देन पी किस चीज की लेंथ है, पी यहां तक की लेंथ है, पी ये इतनी लेंथ है। ओके, पी ये इतनी लेंथ है। क्यू कौन सी लेंथ है, क्यू तो तिरछी लेंथ है, ऐसा क्यू वेक्टर जैसे निकाला हुआ था, तो वहां पे की लेंथ क्यू है। ओके, बाहर का ही एंगल थीटा था। अच्छा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर की लेंथ अपनी क्या आई थी स्टूडेंट्स उस दिन? कैन समबडी टाइप परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आई थी? परपेंडिकुलर ये थीटा वाले के अपोजिट में था, तो किसी को याद आ रहा है, कोई टाइप करेगा सही से? परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आई थी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्यू इंटू साइन थीटा, है ना, ये हमारा आया था उस दिन। साइन थीटा की डेफिनेशन लगा दी थी वो ट्रायंगल में, उस हिसाब से क्यू इंटू साइन। और ये जो नीचे छोटा सा आया हुआ है स्टूडेंट्स, ये नीचे जो अभी मैंने दिखा रहा हूँ, वो लेंथ क्या आई थी? क्यू कॉस थीटा आई थी, वो लेंथ आई थी क्यू कॉस थीटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब जो बड़ा ट्रायंगल बना है स्टूडेंट, सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के फॉर्मूला डिराइव किया था, उस ट्रायंगल का एक एंगल कौन सा है? सबसे बड़े ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, और एक एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स? कैन यू सी दैट एंगल? ये वाला, ये अल्फा है स्टूडेंट्स, एक एंगल, राइट, एक एंगल अल्फा है सबसे बड़े ट्रायंगल का। इन इन सबसे बड़ा ट्रायंगल, ओके, इन सबसे बड़ा ट्रायंगल, समझने के लिए मैं हिंदी मिक्स करके लिख रहा हूं आपके लिए। ट्रायंगल को नाम देके बड़े से पॉइंट्स लेके, बहुत ज्यादा पॉइंट्स लेके कंफ्यूजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इन सबसे बड़ा ट्रायंगल विच इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल जो हमें डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, जो दिख रहा है, उसमें अल्फा एक एंगल है। अल्फा एंगल के अपोजिट की लेंथ हमें पता है, एडजेसेंट की लेंथ दिख रही है, हाइपोटेनस भी दिख रहा है, सब कुछ। इसमें फेमसली टैन अल्फा लिया जाता है, टैन अल्फा लिया जाता है। टैन अल्फा मतलब समझते हो? टैन मींस अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कौन है उसमें अपोजिट साइड अल्फा के, बताइए? अल्फा के अपोजिट साइड क्या है? वेरी गुड, अल्फा के अपोजिट साइड क्या है? क्यू साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा क्यू साइन थीटा। और एडजेसेंट साइड बहुत ध्यान से देखना, एडजेसेंट साइड है पी, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, है ना, पी पूरा है, पी पूरा है, और उसके साथ क्यू कॉस थीटा, दोनों ऐड करने के बाद हमें मिल रहा है टैन अल्फा। दोनों ऐड करने के बाद हमें मिल रहा है टैन अल्फा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अगर हमें अल्फा निकालने को बोला, अल्फा मतलब क्या? अल्फा मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड पी बार, ये अगर हमें निकालने को बोला तो हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। इज इट ओके स्टूडेंट्स? यस, तो ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हमें दिखा रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर ये पी वेक्टर से क्या एंगल बनाएगा, ये एंगल दिखा रहा है। आपको डायग्राम से समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि अल्फा छोटा होगा ना थीटा से? अल्फा और थीटा में क्या आपको समझ आ रहा है कि अल्फा छोटा होगा थीटा से? अल्फा ये थीटा से छोटा होगा। हम्म, अल्फा ये थीटा से छोटा होगा, ठीक है। चलो, ओके, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, इतनी डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। मैंने होमवर्क में आपको लिखने को नहीं बोला था, परसों जो दिया था, अभी मैं चाहता हूं आप ये लिख लीजिए। एक और फॉर्मूला बनाएंगे हम, पहले आप ये लिख लीजिए।
यस यस यस, ये जो है फॉर्मूला ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, कोई भी डायग्राम से निकाल सकते हैं, सेम ही फॉर्मूला आ रहा है कि दोनों डायग्राम में वो ट्रायंगल तो बन ही रहा है ना, कोई भी लॉ से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने हेडिंग में दोनों लिख दिया, ट्रायंगल लॉ या तो पैरेललोग्राम लॉ, कोई भी लॉ यूज करो आपको यही फॉर्मूला बनेगा। रिजल्टेंट का भी फॉर्मूला सेम बनता है, कोई भी लॉ यूज करो तो tan अल्फा का फॉर्मूला भी सेम बन रहा है। अच्छे से लिखा है सबने? I'll wait little more. Everybody write carefully, properly. Yes, I'll wait. Yeah. प्रणव नीलकंठ कदम, एंगल बिटवीन Q एंड R उल्टा हो गया प्रणव, अल्फा माइनस थीटा नहीं, बड़े में से छोटा, तो थीटा माइनस अल्फा, another angle will be theta minus alpha. Yes. डन, तो बहुत अच्छे। आ, और एक मैं डायग्राम में एंगल निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक एंगल निकाल रहा हूँ, और एक एंगल निकाल रहा हूँ, थोड़ा इस बार डार्क ब्लू कलर से निकाल रहा हूँ, देखो, नहीं डार्क ब्लू कलर दिखेगा नहीं इतना अच्छे से, लेट मी सिलेक्ट सम अदर कलर, ऑरेंज कलर टाइप मान लो। ये एक एंगल देखो, सेकेंड डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं आपको, इस एंगल को मैंने बीटा नाम दिया, बीटा नाम दिया, तो बीटा किसके बीच में का एंगल है, कैसे लिखेंगे उसको, बीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन लेट अस से आर बार एंड क्यू बार स्टूडेंट्स, आर बार एंड क्यू बार, तो अब खींच लो आगे, बीटा भी थीटा से छोटा होगा स्टूडेंट्स, बीटा भी थीटा से छोटा होगा, लेकिन एक रिलेशन बनता दिखेगा आपको अल्फा बीटा थीटा में, अल्फा और बीटा और थीटा में कुछ रिलेशन दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्या रिलेशन होगा, अल्फा बीटा थीटा तीनों एंगल में एक रिलेशन बता सकते हो? यस, वेरी गुड, अल्फा और बीटा मिला के आपको दिख रहा है डायग्राम में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बिग एंगल थीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बड़ा एंगल थीटा। तो अगर मुझे थीटा पता रहता है स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन में दिया होता है, और अगर मुझे अल्फा भी पता चल गया है अभी अभी के फॉर्मूला के वजह से, तो मुझे बीटा भी मिल जाएगा, राइट। इसलिए कई सारे बुक्स में बीटा का अलग से फॉर्मूला बना के देते नहीं है, बीटा का अलग से फॉर्मूला बना के कई बुक्स में देते नहीं है, लेकिन अपने बुक में दिया था, होमवर्क वाले इसमें था, तो मैं क्या आपको वो भी फॉर्मूला लिख के दूं? सिमिलरली लिखता हूं, जैसा tan अल्फा का फॉर्मूला बना स्टूडेंट्स, एकदम सिमिलरली tan बीटा का फॉर्मूला बनेगा, बस क्या चेंज आ जाएगा, क्या आप समझ सकते हो, P के बदले Q आ जाएगा, Q के बदले P आ जाएगा। डू यू रियलाइज स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा में फर्क क्या है, दोनों आर बार के एंगल है, लेकिन एक P के साथ है, एक Q के साथ है, तो अल्फा वाले फॉर्मूला में जहां Q था
वहां पे बीटा वाले फॉर्मूला में पी आ जाएगा, और अल्फा वाले फॉर्मूला में पी था, वहां बीटा वाले फॉर्मूला में क्यू आ जाएगा। बताओ न्यूमरेटर क्या लिखूं, टैन बीटा का न्यूमरेटर क्या लिखूं बताइए, टैन बीटा का न्यूमरेटर क्या लिखूं बताइए। यस, ब्रह्मचैतन्य has already typed it, very nice, p के टर्म्स में, p sin थीटा, वेरी गुड, p sin थीटा। और डिनोमिनेटर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा, यस, q प्लस p cos थीटा, q प्लस p cos थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा q प्लस p cos थीटा। ठीक है, लेफ्ट में जो फॉर्मूला है आपका टैन अल्फा का, वैसे ही टैन बीटा का बना। जस्ट समझना है कि यहां से जब ये फॉर्मूला निकाल रहे हो तो p का कर देना है q, p के बदले q और q के बदले p, बस ये करके आपका फॉर्मूला आ जाएगा। थीटा में कोई चेंज नहीं, थीटा तो है ही जैसा है वैसा। ओके, ये भी ऐड कर दीजिए अपनी लिस्ट में, डायग्राम में भी बीटा बराबर से दिखा दीजिए। बीटा एंगल मैंने देख सेकेंड डायग्राम में दिखाया है, पहले डायग्राम में बीटा एंगल नहीं दिखेगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हो तब बीटा एंगल दिखेगा। पहले डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, पहले डायग्राम में भी मैं बीटा निकाल के दिखाता, देखो क्यू का सपोर्ट ये है, क्यू की डायरेक्शन ये है, क्यू की डायरेक्शन ये है, और आर की डायरेक्शन ये है, इनके बीच में पहले डायग्राम में बीटा एंगल यहां होगा स्टूडेंट्स, पहले डायग्राम में बीटा एंगल ऐसे होगा। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा है बाहर में एकदम, लेकिन वो है बीटा एंगल बिटवीन आर की डायरेक्शन और क्यू की डायरेक्शन। पैरेललोग्राम वाले में आपको बीटा अच्छे से दिख रहा है, मैंने दिखाया हुआ है, पैरेललोग्राम में बीटा एकदम इजीली दिख रहा है। okay? यस, रिमोट इंटीरियर थ्योरम से भी बता सकते हो आप, वेरी गुड, करेक्ट। वर्टिकली अपोजिट एंगल ट्रायंगल में बाहर का बीटा है तो अंदर का बीटा हो जाएगा, रिमोट इंटीरियर से थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, वेरी ट्रू। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन बीटा एंगल। ओके, बीटा एंगल जिनको समझने में तकलीफ जा रही है, पहले उन्होंने पैरेललोग्राम वाली डायग्राम देखनी है, पैरेललोग्राम लॉ वाली डायग्राम देखनी है। पैरेललोग्राम लॉ वाली डायग्राम में ब्लू कलर से मैंने थीटा एंगल दिखाया है, उसी थीटा के दो टुकड़े हो जाएंगे रिजल्टेंट की वजह से, ये समझ पा रहे हो आप लोग, रिजल्टेंट आर बार उनके बीच में से जाएगा ना, पैरेललोग्राम लॉ में जब टेल टू टेल ज्वाइन किया है तो पैरेललोग्राम तो बीच में से जाएगा, तो थीटा के जो टुकड़े हुए उसमें से नीचे का टुकड़े अल्फा नाम दिया, बचा हुआ टुकड़ा एंगल जो है वो बीटा नाम दिया। आई बात समझ में गौरव? बस वही है, तो बीटा किसके बीच में का एंगल बना, वेक्टर्स के नाम लिख सकते हैं, आर बार और क्यू बार, आर बार और क्यू बार के बीच में का एंगल है। तो फिर वही एंगल आपको ट्रायंगल वाले में दिखाना रहा तो मैंने दिखा दिया आपको। वो ट्रायंगल के अंदर भी दिखा सकता था मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ दैट, ये एंगल को भी बीटा बोल सकते हैं, लेकिन मैंने वो प्रिफर नहीं किया बीटा बोलना, क्योंकि ना जब हेड हेड ज्वाइन किया होता है ना, इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया, हेड हेड से जनरली एंगल नहीं लिखना चाहिए, भले सही हो। तो जनरली मैंने उनको टेल टाइप करके आपको बाहर डायरेक्शन एक्सटेंड कर दी, बाहर में डायरेक्शन एक्सटेंड कर दी, बाहर डायरेक्शन एक्सटेंड करके मैंने इसे बाहर से आपको बीटा एंगल दिखाया। बाहर में बीटा रहेगा तो उसका वर्टिकली अपोजिट भी वैल्यू में तो बीटा रहेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो भी वैल्यू में तो वो भी बीटा रहेगा ही, कोई गलत बात नहीं है वैसे। यस, चलो। सर माय कमेंट, आनंद, क्या कमेंट है सर, पी कॉस एंड पी साइन कहाँ पे है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो हमने टैन बीटा का फॉर्मूला बताया,
उसकी डायग्राम कहाँ बन रही है, उसकी डायग्राम बनाई ही नहीं है अभी तक। उसकी डायग्राम बिना बनाए ये फॉर्मूला दे दिया है आपको। अगर आपको डायग्राम समझ नहीं है तो अगले पेज पे बना के देता हूँ। टैन अल्फा का डायग्राम वाला सबको ट्रायंगल समझ गया। टैन अल्फा का फॉर्मूला कैसे आया था सबको समझ गया, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन टैन बीटा वाला कोई ट्रायंगल आपको दिख नहीं रहा है, राइट एंगल, ये सवाल है। वेरी गुड सवाल। अगले पेज पे जवाब जिनको समझना है उनके लिए, ये लिखना जरूरी नहीं है। जिनको समझना है, सवाल अच्छा पूछा गया है, मैं जवाब दूंगा। पी बार यहाँ पे है स्टूडेंट्स, क्यू बार यहाँ पे है ना। अच्छा, वेक्टर क्यों लिख रहा हो, लेंथ ही लिखना काफी, हमको लेंथ ही देखना है। तो पी लेंथ है इस पहले वेक्टर की, दूसरे वेक्टर की लेंथ क्यू है। पिंक कलर से हमने उसका रिजल्टेंट लिखा था, है ना। यहाँ पे पिंक कलर से हमने उसका रिजल्टेंट लिखा था, जो कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाता है। इसके लिए ऑब्वियसली हमने सबसे पहले पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट किया होगा। ठीक है, ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। ठीक है। अब पहले डायग्राम में हमने परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ किया था, पी के सपोर्ट पे। अब इस डायग्राम में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू के सपोर्ट पे, नॉट पी के बट क्यू के सपोर्ट पे। ध्यान देना स्टूडेंट्स, थीटा एंगल, ये पूरा एंगल थीटा था, लेकिन जो मेरा बीटा एंगल है, जो मैं बीटा एंगल दिखा रहा हूं, वो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है मेरा बीटा। तो बीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम जो रिजल्टेंट का हेड है, रिजल्टेंट का हेड जहां है वहां से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे क्यू के सपोर्ट पे। क्यू के सपोर्ट, क्योंकि क्यू के साथ एंगल बीटा है रिजल्टेंट का, तो क्यू के सपोर्ट पे करेंगे। इज इट ओके स्टूडेंट्स? ठीक है। हम्म। अब जैसे नीचे की लेंथ पी है, पी लेंथ सबको दिख रही है, ये पी लेंथ है। ठीक है, वापस में निकल रहा हूं, पी लेंथ ये है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट में भी पी लेंथ हो जाएगी कि नहीं स्टूडेंट्स? अपोजिट में भी पी लेंथ हो जाएगी, मानते हैं सब लोग? मानते हैं सब लोग? ठीक है, राइट। अच्छा, जैसे थीटा एंगल आपको दिख रहा है, क्या उसका एक करस्पॉन्डिंग एंगल ऊपर भी दिखेगा आपको, थीटा? ऐसा ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा दिखेगा, मानते हो? नीचे जैसा थीटा है वैसा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेलल लाइंस है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो भी थीटा। गुड, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स, ऊपर वाले ट्रायंगल में जिसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ये ब्लू कलर से मैं उस पूरे ट्रायंगल को, एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। इसका हाइपोटेनस पी है। अगर इसका हाइपोटेनस पी है तो क्या आप समझ सकते हो, अपोजिट साइड यहां हो जाएगी पी साइन थीटा। अपोजिट में साइन आता है, एडजेसेंट में कॉस आता है, और एडजेसेंट साइड ऐसे हो जाएगी पी कॉस थीटा। हमेशा अपोजिट साइड साइन टाइम्स हो जाएगी, एडजेसेंट साइड कॉस, क्योंकि साइन के फॉर्मूला में अपोजिट आता, कॉस के फॉर्मूला में एडजेसेंट आता। तो एडजेसेंट साइड उसकी पी कॉस थीटा हो गई, और अपोजिट साइड पी साइन थीटा हो गई। अब आपको देखना है इस डायग्राम का, इस डायग्राम का, इस डायग्राम का सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, इस डायग्राम का सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हाइपोटेनस क्या होगा, आर होगा। जिसका हाइपोटेनस आपको आर लेंथ का दिख रहा है, ये आर इसका हाइपोटेनस है। तो सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल समझा क्या आपको? मैं वापस निकाल दे रहा हूं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये वाला वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बाजू के डायग्राम से उठा के मैंने वापस यहाँ निकाल दिया। ये वाला वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आर इज द हाइपोटेनस, और बाकी लेंथ आपको दिख रही है। बाकी लेंथ आपको दिख रही है, एक लेंथ क्यू है, छोटी सी टुकड़ा, उसी का दूसरा टुकड़ा जो है वो पी कॉस थीटा है, और जो अदर साइड है वो पी साइन थीटा है, और आपके पास एक एंगल जो है इसका वो बीटा है, एक एंगल बीटा है। अब आपको फॉर्मूला टैन बीटा का समझ आया क्या? देखिए, टैन बीटा मतलब इस बड़े ट्रायंगल की बीटा के अपोजिट की साइड, दैट इज पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड बनी दोनों का मिलके क्यू प्लस पी कॉस थीटा। बहुत अच्छा, चलो अच्छा सवाल था, आपको समझ गया। शायद ये बुक में नहीं था, आई एम नॉट श्योर,
और ये आपको जरूरी नहीं है, आपको एग्जाम में आपको ऐसा प्रूफ पूछने नहीं वाले, हाँ, लेकिन जो जिस समझना बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज हेल्पफुल। अच्छा, एक और सवाल है सर, यहाँ अगर P की वैल्यू 10 है, Q की वैल्यू 15 है, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? उसका फॉर्मूला बेटा आपने परसों बनाया था ना, उसके हिसाब से होगी। कल्पेश, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी। तो P को 10 रखेगा, Q को 15 रखेगा तेरे सवाल के हिसाब से, और थीटा की वैल्यू तो अभी दी नहीं है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू तू रख नहीं पाएगा, थीटा बोलेंगे उसके बाद रखना। अरे भाई, तो पैरेललोग्राम है या ट्रायंगल है, आंसर सेम ही आता, फॉर्मूले नहीं बदलने वाले, राइट? पैरेललोग्राम लॉ हो कि ट्रायंगल लॉ हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा ना, लेंथ थोड़ी बदलेगी, एंगल भी नहीं बदलेंगे, लेंथ भी नहीं बदलेगी। दो लॉज, ये दो अलग अलग मेथड है। मैथ्स में कभी अलग अलग मेथड यूज करने से आंसर अलग नहीं आना चाहिए, आंसर सेम ही आएगा। एक ही चीज करने के दो तरीके हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका फाइनल आंसर सेम आएगा दोनों से। यस, चलो गुड, अच्छे सवाल लगे मुझे आप लोगों के, और आप लोगों को क्लैरिटी भी आ गई है। कैन वी मूव नाउ टू होमवर्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स? चलो ठीक, ओके, somebody wants me to wait, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, जिसको ये निकालना है। ये कंपलसरी नहीं है लिखना, जो लिखना चाह रहे हैं उनके लिए मैं रुक रहा हूँ। No voice because I am waiting for students to copy this. चलो डन, गुड। Yes, these were our homework questions, students. I think better I should open it in the Arihant DPP. थोड़ा वहाँ पे zoom करते आएगा, WhatsApp पर से zoom नहीं होगा अच्छे से। So I'll open it. This was, you might have observed, it was again from Arihant DPP. So around page number 30 something we should get this. Yes, here we go. सबसे पहले मैंने कौन से क्वेश्चन दिए थे स्टूडेंट्स? 3, 4, 6 ऐसा कुछ था, राइट? 3, 4, 6, क्या 3 और 4 जिसके मैंने सॉल्यूशन सेंड किए थे वो सबको समझ गया स्टूडेंट्स? 3 और 4 के सॉल्यूशन मैंने टाइप किए थे। डज एनीबडी वांट मी टू री एक्सप्लेन? थर्ड या फोर्थ तो टाइप कीजिए, अगर डिमांड होगी तो मैं करूंगा, अदरवाइज आई थिंक फॉर्मूला से आपको समझ गया होगा। थर्ड में अच्छे से B/A में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया गया था, क्या आप लोगों को समझ गया वो? थर्ड बताओ। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, इसका सॉल्यूशन तो मस्त करके दिया हुआ था, कोई मुझे मतलब ये नहीं लगा कि न समझने लायक ऐसा कुछ उसमें। हाँ, क्वाड्रेटिक वाली टर्म अगर किसी को नहीं समझी थी तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो क्वाड्रेटिक वाली टर्म समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, रुको।
रिजल्टेंट की वैल्यू ये है, मतलब ये स्टूडेंट्स आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है। आर का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? आर का फॉर्मूला करता था अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ पे पी क्यू के बदले नाम क्या दिए है वेक्टर्स के? स्मॉल ए बी दिए है। रिजल्टेंट की वैल्यू आप √7 बी पुट करेंगे, पी की वैल्यू आप ए पुट करोगे, क्यू के बदले आप बी पुट करेंगे, तो ये सब आपका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, देखो टेल टू टेल ज्वाइन है, मतलब डायरेक्टली एंगल बिटवीन द वेक्टर यही थीटा है, यही थीटा है, यहाँ कोई एक्सटीरियर की जरूरत नहीं है। टेल टू टेल ज्वाइन क्या मतलब आप समझ गए। अच्छा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स का स्टूडेंट्स, सब जगह रूट रूट है तो रूट की कोई जरूरत नहीं, तो 7b² इज इक्वल टू a² प्लस b²। वहां cos 60 डिग्री हाफ है, तो हाफ और टू कैंसिल होके आपको ये मिल रहा है। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो देखो 6b² माइनस ab माइनस a² इक्वल टू 0। ये स्टेप तक सबको समझा क्या? बता, ये स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो रादर बताओ। क्लियर है? डाउट वाला है तो बताओ, कोई किसी को कोई स्टेप नहीं समझ आई तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। इसके बाद आपको पूछा गया बी बाय ए की वैल्यू। तो देखो इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बी बाय ए की वैल्यू पूछी है तो बी बाय ए में इक्वेशन बना लो बच्चों। बी बाय ए में इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अगर आप डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर करेंगे तो क्या ऐसा बन जाएगा? पहली टर्म में 6b² बाय ए स्क्वायर, दूसरी टर्म में माइनस ए बी बाय ए स्क्वायर, और तीसरी टर्म में माइनस a² बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर करने की ट्रिक यूज करो यहाँ, उससे b बाय ए बनेगा, क्योंकि b की टर्म है, b के स्क्वायर की टर्म, लेकिन b बाय ए की टर्म नहीं है ना। तो b बाय ए की टर्म लाने के लिए, बाय ए लाने के लिए बाय ए स्क्वायर किया, क्योंकि b का स्क्वायर दिख रहा है तो आपने a का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये ट्रिक समझनी चाहिए, ये बस इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब आगे देखो, देयरफॉर पहली टर्म बन रही है 6b² बाय ए स्क्वायर, मतलब b बाय ए का होल स्क्वायर, माइनस सेकेंड टर्म में देखना एक ए कैंसिल हो रहा है, एक ए कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या? बी बाय ए वापस, और लास्ट टर्म तो -1 बन गए इज इक्वल टू 0। ठीक है? इज इट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट? 6x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा दिख रहा है कि नहीं क्वाड्रेटिक? बी बाय ए को x मान लो, बी बाय ए जो पूछा है इसको मैं x मान लेता हूँ, सवाल में जो पूछा है बी बाय ए उसी को x मान लेता हूँ, है ना। बी बाय ए को x मान लिया तो ये x में क्वाड्रेटिक बन गया। अब बताओ, फॉर्मूला मेथड याद है सबको? फॉर्मूला मेथड याद है? फॉर्मूला मेथड के हिसाब से आप x का फॉर्मूला निकाल लोगे। x की दो वैल्यूज आती होगी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे, तो 1 प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac के हिसाब से अपॉन 2 × 6। पॉजिटिव वाला क्यों लेंगे? क्योंकि b और a क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड्स है ना। b और a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रहता है, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होने वाला। तो ये x का भी आंसर जो रहेगा ये पॉजिटिव आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड x विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, तो निगेटिव आंसर नहीं लेना है हमें रूट का, पॉजिटिव आंसर लेना है। यहाँ पे आ रहा है आंसर 1 + 5 6/12, दैट इज हाफ, हाफ आंसर हमें आ रहा है। एक कमेंट आई, सर डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर नहीं समझा, वही तो ट्रिक है। सवाल क्या पूछा है उस पे ध्यान देना है। सवाल में पूछा है बी बाय ए, सवाल में पूछा है बी बाय ए की वैल्यू, लेकिन हमें इक्वेशन कैसा मिल रहा था? हमें इक्वेशन क्या बी बाय ए में मिला था? नहीं, हमें बी का स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर ऐसा इक्वेशन मिल रहा था। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं बी स्क्वायर से डिवाइड करूं तो मुझे बी बाय ए मिल सकता है? बी बाय ए या बी बाय ए का स्क्वायर मिल सकता है, ऑब्वियसली ए का स्क्वायर से। तो ए का स्क्वायर से डिवाइड करना ये आपको सोचना है ना। ये आपके दिमाग का आपको क्रेडिट जाएगा, क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बाय ए है, तो क्या आपको समझ आता है क्या कि उस इक्वेशन बनने के बाद बी बाय ए के लिए मुझे ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा? ये आपको सोचते आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो, फैंटास्टिक। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने इतने अच्छे से सॉल्यूशन डाला हुआ था, उसका फायदा कुछ लोगों को हुआ,
कुछ लोगों को अभी तक उसको देख के समझ नहीं आया है, सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आया है, उनके लिए वापस बताना पड़ेगा। देखिए, मैं अपने तरीके से बताता हूँ, उनका सॉल्यूशन होगा, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए। देखो सब लोग अपने फॉर्मूले याद रखो। ये क्या है, ये यहाँ बोल्ड नोटेशन है, मतलब बार नोटेशन है, ये मैंने आपको बताया था। बहुत सारी बुक्स ऐसा यूज करती है, बोल्ड के बदले वेक्टर को बार नोटेशन के बदले बोल्ड लेटर लिख देती है। तो इसका मतलब ये भी बार है ना, सब वेक्टर्स में है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बार एंड F2 बार, मतलब F1 की वैल्यू, F1 बार का मैग्नीट्यूड को ही हम शॉर्ट में F1 लिखते हैं स्टूडेंट्स, वो वैल्यू है 3√2 न्यूटन। और F2 बार के ही मैग्नीट्यूड को F2 लिखते हैं हम, जिसकी यहाँ वैल्यू है 4√2 न्यूटन। हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P² प्लस, अरे P क्या है, P क्या है, देखो P क्या चीज है। P बार तो रिजल्टेंट है एडिशन का। तो P का स्क्वायर फॉर्मूला तो हमें याद है, P का स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। या F1 F2 के एडिशन करके P आया ना, तो F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस। मैक्सिमम रिजल्टेंट नहीं है बच्चों, दिस इज जस्ट रिजल्टेंट, नॉट मैक्सिमम। दिस इज नॉट मैक्सिमम रिजल्टेंट का क्वेश्चन। P is not maximum resultant. Mind it. P is not maximum resultant, students. P is not maximum resultant. मैक्सिमम कहाँ बोला है सवाल में, नहीं है। मैक्सिमम कब लेंगे तो डायरेक्ट F1 F2 को ऐड कर देते तब मैं। दिस P is not maximum resultant. Q is not minimum resultant. प्लीज अंडरस्टैंड, P is equal to F1 plus F2 ऐसा नहीं है। P is equal to F1 plus F2 ऐसा नहीं है। अगर ऐसा किसी ने लिया तो गलत जवाब लाया होगा। P is equal to F1 plus F2 नहीं है। P बार इज इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार है। बोल्ड नोटेशन में जो है वो वेक्टर है स्टूडेंट्स, ओके, वो वेक्टर है। सवाल आ रहा है सर क्या P को F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं कर सकते। F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? P इज नॉट इक्वल टू F1 प्लस F2। जो कर सकते हैं वो मैंने लिखा है बोर्ड पे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। यही चीज कर सकते हैं, जिसको मैंने टिक किया है यही चीज करना सही है। होल स्क्वायर F1 प्लस F2 करे तो आप मैक्स रिजल्टेंट मान रहे हो, मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर्स मान रहे हो, सेम डायरेक्शन के मान रहे हो, थीटा को 0 मान रहे हो। सवाल में ऐसा नहीं दिया है, 0 डिग्री एंगल दिया है क्या, ऐसा बोला है क्या? नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अच्छा, Q क्या है? Q सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला भी क्लास में बनाया हुआ है, जस्ट माइनस साइन आती है, -2F1 F2 कॉस थीटा। अब ध्यान देना, सवाल में पूछा है P² और Q² को ऐड करके रूट लेना है। तो अब ऐड जब कर रहे हैं तो ये कॉस थीटा वाली टर्म कैंसिल हो रही है, इसलिए हमें थीटा की जरूरत नहीं पड़ रही स्टूडेंट्स। इसलिए हमें थीटा की जरूरत नहीं पड़ रही। तो P² प्लस Q² आ रहा है 2F1² प्लस 2F2², है ना। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन में F1 F2 दिया हुआ है। ये सॉल्व करके आपका आंसर 100 आ रहा है, इसीलिए आपका आंसर जो है √100, रूट ऑफ, है ना। ये आंसर जो आएगा न्यूटन स्क्वायर में आएगा, राइट, क्योंकि ऊपर की चीजें न्यूटन न्यूटन का स्क्वायर करके है। तो P² प्लस Q² 100 Newton² आया, तो उसका रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 10 न्यूटन। ओके, 10 न्यूटन विल बी द परफेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ जिसने P को मैक्स वैल्यू मान के और Q को मिनिमम वैल्यू मान के किया है, उसका भी जवाब सही आ जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इस सवाल का जो आंसर आ रहा है उसमें कॉस थीटा कैंसिल ही हो रहा है। तो थीटा आपका 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए इस बार लकीली आंसर आपका सही आ जाएगा 10 न्यूटन उससे भी। लेकिन आपकी मेथड गलत हो जाएगी वो, इन द सेंस सबसे मैक्सिमम वैल्यू का सवाल नहीं पूछा है ये कोई भी थीटा पे का सवाल पूछा है। वही बोल रहा हूं मैं, होल स्क्वायर करके भी आपका जवाब मैच किया होगा, लेकिन वो मेथड सही नहीं।
जवाब क्यों मैच किया होगा? क्योंकि जवाब ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आपने देखा कैंसिल हो रहा है थीटा वाली टर्म, तो थीटा को आप मन मर्जी कुछ ले लिया तो भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो आपने मन मर्जी थीटा को जीरो लिया है। जो लोग होल स्क्वायर वाली मेथड कर रहे हैं वो लोगों ने मैक्स रिजल्टेंट लिया है एडिशन करके डायरेक्ट, मतलब उन्होंने थीटा को 0 डिग्री लेके लिया है। मैं बोल रहा हूँ थीटा को दुनिया का कोई भी एंगल लोगे तो यहाँ थीटा कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए आपका आंसर मैच कर रहा है, लेकिन आपकी मेथड गलत हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आपका आंसर मैच कर गया, लेकिन मेथड आपकी गलत हो गई। तो मैंने मेथड भी आपको सही मेथड समझा दिया कि कोई भी थीटा हो ये सही मेथड है। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत लोगों को डाउट था, ये कल मैंने हिंट देने के बाद भी अभी भी वो डाउट करके आ रहा है, तो हम उसे ले लेते हैं। बेसिकली ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कुछ 2 दिन पहले के होमवर्क में 28वां क्वेश्चन था शायद, जो हमारा डिस्कस करना बाकी रह गया था उस दिन। तो अब ये समझ लोगे तो वो भी समझ जाएगा। ध्यान से पढ़ना। रिजल्टेंट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसमें से वन इज डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, और रिजल्टेंट क्या है? परपेंडिकुलर है किसको? छोटे वेक्टर को। आपको बहुत ध्यान से समझना है। डायग्राम देखो, अगर मैं अपने नोटेशन के हिसाब से पी बार क्यू बार आर बार नोटेशन दे दूं तो एक छोटा वेक्टर मुझे निकालना है। देखो, एक छोटा वेक्टर निकालना है। पी बार में छोटा निकाल रहा हूं, पी बार में छोटा वेक्टर निकाल रहा हूं, और क्यू बार मुझे ऐसा निकालना है अनादर जो कि इसके डबल मैग्नीट्यूड का हो, पहली बात। और दूसरी बात, रिजल्टेंट जो आएगा वो परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर आएगा, है ना? तो ट्रायंगल लॉ लगाना ही यहाँ इजी रहेगा, ट्रायंगल लॉ ही सही रहेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ क्यू बार मुझे लेना है कि उसकी फाइनल पोजीशन ऐसे होगी कि पिंक कलर के बदले में रेड कलर यहाँ मेरे पास अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल करूँ। तो ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर है। ये जिसको डायग्राम समझ गई, आधे से ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो गया। 80% आई वुड से क्वेश्चन फिनिश हो गया जिसको डायग्राम ये समझ गई। इजी मेथड, दिस इज वेरी इजी मेथड। अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, कुछ लोगों ने किया है, अच्छे से किया है, नो डाउट, लेकिन ज्योमेट्रिकली ये डायग्राम जिसकी बन गई तो क्वेश्चन 80% यही खत्म हो गया। अब आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा है। हम्म, ध्यान देना। ये डबल वबल का क्या मामला था? कौन डबल है? दो वेक्टर्स में से ही एक दूसरे का डबल है। मतलब आपको समझना चाहिए कि यहाँ लेंथ ऑफ द वेक्टर्स में ये जो q वेक्टर है इसकी लेंथ छोटे p वेक्टर के लेंथ से डबल है, p वेक्टर के लेंथ से डबल है। तो क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम? इसके हिसाब से ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस अपोजिट साइड जिसकी होती है, या p हाफ है ना, q डबल है मतलब p हाफ ऑफ q है, मतलब p के अपोजिट का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा बाय 30 60 थ्योरम। तो फिर एक जो एंगल है बचा हुआ ट्रायंगल में वो 60 डिग्री हो जाएगा। और आपको पूछा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो यहाँ पे आपको ये एंगल पूछा गया है ना, ये एंगल पूछा गया है। तो दिस इज 120 डिग्री, तो आंसर इज 120 डिग्री। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 120। ठीक है। यहाँ यही स्टेप समझने लायक है कि हाफ लेंथ जहां है उसके अपोजिट, हाइपोटेनस से हाफ लेंथ वाली साइड के अपोजिट का एंगल 30 डिग्री होता है। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दो सर। फिफ्थ क्वेश्चन की बहुत आसान मेथड आएगी जब हम डॉट प्रोडक्ट स्टडी करेंगे, जो कि अपने सिलेबस में आएगा। कुछ ही दिन का इंतजार कर लीजिए, रादर आई वुड से कुछ घंटों का इंतजार कर लीजिए। आज के एंड में नहीं तो कल के स्टार्टिंग में हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे वेक्टर्स का, उससे ये बहुत आसानी से आएगा। और एक मेथड है लैमीज थ्योरम, उससे और भी ज्यादा आसानी से आएगा। लैमीज थ्योरम ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो लैमीज थ्योरम से आप ये क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो, सिंगल स्टेप में कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन
अभी फिफ्थ क्वेश्चन समझाने का तरीका लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत शॉर्ट मेथड आने वाली है, इसके लिए मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए मैंने फिफ्थ आपको होमवर्क में नहीं दिया था। चलो उसके आगे एट था, 8 और 10। 8 समझ आया स्टूडेंट्स, इक्वल एंगल्स है सब कुछ, सब इक्वल एंगल है तो बिंदास्त 0 डिग्री। थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं आपको और देता हूं इसके लिए, ध्यान देना स्टूडेंट्स। जब इक्वल इक्वल वेक्टर सब इक्वल इक्वल एंगल से रहेंगे ना बच्चों, तब रिजल्टेंट ऑलवेज 0 आएगा। डायग्राम में मैं देखना, मैं जो डायग्राम निकाल रहा हूँ, सब सिर्फ मेरे पास दो वेक्टर्स है, मान लो दो वेक्टर्स है। दो वेक्टर्स एक दूसरे को कब कैंसिल करते हैं? दो वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके। सब मैं इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स ले रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात। ही इक्वल मैग्नीट्यूड के मैं अगर वेक्टर्स ले रहा हूं, दो वेक्टर ले तो कब कैंसिल करेंगे? उसमें का एंगल कितने डिग्री होना चाहिए? टाइप करो। कब कैंसिल करेंगे? उनमें का एंगल कितने डिग्री होना चाहिए तब ये दोनों वेक्टर्स कैंसिल करेंगे एक दूसरे को? बताओ। वेरी गुड, 180 डिग्री एंगल होगा तब, 180 डिग्री होगा तो परफेक्ट। क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर तीन वेक्टर्स है मेरे पास, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के, वो एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल कब करेंगे? जब वो पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री में तीन टुकड़े कर दो। ऊपर का जो जवाब है 180 डिग्री, ये आपका कैसे आया? 360 के दो टुकड़े, ऊपर का और नीचे का दो टुकड़े। अब आप 360 के करेंगे तीन टुकड़े स्टूडेंट्स, इक्वल इक्वल टुकड़े करेंगे तो 360/3। यस वेरी गुड, 120 डिग्रीज पे अगर आपको ये दिखेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसल करेंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स कैंसलिंग ईच अदर, या तो वी कैन से बैलेंसिंग ईच अदर। मैं आपको डायग्राम निकाल के दिखा रहा हूं, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स बैलेंसिंग ईच अदर। दो वेक्टर्स, तीन वेक्टर, चार वेक्टर्स का बताओ स्टूडेंट, चार वेक्टर्स में कितना एंगल बनेगा? यस वेरी गुड, 90 डिग्रीज, एकदम सही। तो ये 90 डिग्रीज की डायग्राम कैसे बनेगी? देखो, एक वेक्टर ऐसे, एक उसको 90 डिग्रीज पे, और अगला 90 डिग्री पे, अगला 90 डिग्री पे, तो सब एंगल 90 90 डिग्री हो जाएंगे। ये चारों वेक्टर एक दूसरे को, या एक दूसरे तीसरे चौथे को मिला जुला के सबको चारों कैंसिल कर देंगे। दे विल गिव परफेक्टली 0 आंसर। वैसा ही यहाँ पे पांच वेक्टर के साथ, अच्छा कल के अपने पास 6 वेक्टर के हुआ था। कल मैंने आखिरी आखिरी का सवाल देना चाह रहा था, तब आपको याद है स्टूडेंट्स, ओए बार और ओडी बार कैंसिल हो रहा था, कुछ याद आ रहा है किसी को? ये ओए बार मेरा ओडी बार के साथ कैंसिल हो रहा था, ओबी बार ये ओई बार के साथ कैंसिल हो रहा था। और अगर मैं देता क्वेश्चन तो ओसी बार आगे ओ एफ बार से कैंसिल होता था। तो ये जब 6 वेक्टर्स है तो 6 वेक्टर सब एक दूसरे को कैंसिल कब कर देंगे? जब एंगल बिटवीन ऑल ऑफ देम 60-60 डिग्री होता। सब सब एंगल 60-60 डिग्री होते तो ये 6 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स कैंसिल करते। वैसे ही पांच वेक्टर्स में कितना आएगा? 70-72 डिग्री का एंगल आएगा, जो कि आपके डायग्राम में है। यही डायग्राम है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन की डायग्राम है यही डायग्राम है। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, ये चौथा वेक्टर, इक्वल एंगल बना रहे बोला है। रेगुलर पेंटागन, जहां रेगुलर वर्ड आ गया मतलब इक्वल एंगल्स बना रहे। इक्वल एंगल बना रहे मतलब ये देखो, बीच में जो पूरा 360 है उसके पांच पांच टुकड़े होके 72 डिग्री का एंगल होगा। तो नेचुरली इट मस्ट कैंसल ईच अदर। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दे विल कैंसल ईच अदर, डायरेक्ट आप आंसर 0 बोल सकते हो। ठीक है, शिंदे प्रथमेश कमेंट। Zero because all forces are acting at equal angle and completing 360 degrees. Same, perfect, exactly what I explained. That's what is given. That's perfect comment. जब भी इक्वल इक्वल वेक्टर सब इक्वल इक्वल एंगल बना के पूरे 360 को कवर करेंगे, तो हमेशा वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, रिजल्टेंट 0 दे देंगे। पांच वेक्टर का डायग्राम में ही दिया है ना, तो मुझे भी इससे डायग्राम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 5 हो, 7 हो, 15 हो, 28 वेक्टर हो, 450 वेक्टर हो,
आपको वो कोई टेंशन लेना। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सब ने इक्वल एंगल बनाया है, फिनिश्ड। कितना एंगल बना है देखने की जरूरत नहीं है। रेगुलर डायग्राम है मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इक्वल एंगल बनाए हुए है, फिनिश्ड। दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, दे आर परफेक्टली कैंसिलिंग ईच अदर, रिजल्टेंट परफेक्टली जीरो वेक्टर नल वेक्टर आ जाएगा। दैट्स इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। चलो आगे स्क्रीन वापस आपको। ठीक। 10th क्वेश्चन का जवाब आया स्टूडेंट्स, कुड यू डू द क्वेश्चन 10? Could you all do question number 10? Yes. तो सिंपल ज्योमेट्री से भी आपको समझ आ रहा है कि एंगल बाइसेक्ट करेगा, है ना? ये अपने गोल्डन पॉइंट्स में था होमवर्क के दो, कल परसों के गोल्डन पॉइंट्स में ये क्वेश्चन था कि ना, तो कि जब इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर रहेंगे, जब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स रहेंगे, तब रिजल्टेंट जो है वो एंगल आधा आ जाएगा, हाफ एंगल आ जाएगा। एंगल बिटवीन द फोर्सेस के आधा एंगल आ जाएगा। अच्छा, ये आपके आज हमने जो फॉर्मूला देखा उससे भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इन शॉर्ट आपको थीटा दिया है 60 डिग्री और आपको पूछ रहा है कि अल्फा बीटा क्या आएंगे, अल्फा बीटा क्या आएंगे। आज का फॉर्मूला है अपने पास टैन अल्फा और टैन बीटा। तो टैन अल्फा क्या आएगा स्टूडेंट्स देख लेना, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन था अपना, ये अपना फॉर्मूला था आज का। इससे भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आज का फॉर्मूला भी काम में आ जाएगा सर। इक्वल मैग्नीट्यूड है मतलब पी और क्यू इक्वल है। ओके, पी और क्यू इक्वल है तो क्यू कोई मैं पी लिख दूं, क्यू कोई पी लिख दे रहा हूं, तो ऊपर ऊपर से नीचे से p कॉमन निकलेगा और पूरा p कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आप पढ़ेंगे मैथ्स में, वो आएंगे फ्यूचर में, फिजिक्स में भी थोड़े से फॉर्मूले देखेंगे, लेकिन अभी के लिए डायरेक्टली मैं थीटा तो 60 डिग्री है तो आपको साइन 60 डिग्री पुट कर दूं। साइन 60 डिग्री इज √3/2 स्टूडेंट्स, और कॉस 60 डिग्री इज हाफ, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अच्छे से कैलकुलेशन करना है ध्यान से। √3/2 ऊपर नीचे एडिशन करके 3/2 हुआ, बाई टू कैंसिल हुआ, √3/3 मतलब 1/√3, √3 कैंसिल होके 1/√3। सो टैन अल्फा की वैल्यू आई 1/√3। देयरफॉर अल्फा कौन सा एंगल का टैन 1/√3 रहता है? 30 डिग्री। तो आपका अल्फा आ गया 30 डिग्री। अच्छा, थीटा था 60 डिग्री, थीटा था 60 डिग्री, और थीटा होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसमें अल्फा आ गया 30 डिग्री। देयरफॉर बीटा भी आप ऐड समझ सकते हो 30 डिग्री, मतलब अल्फा बीटा दोनों 30 30 आ गया एट एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच फोर्स, मतलब दोनों एंगल 30 आ गए, मतलब दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे, विच इज वेरी नेचुरल। ज्योमेट्री से बहुत आसानी से आता है, लेकिन आज के फॉर्मूला से भी आ सकता है, ये समझा दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ठीक है, मैं आपको जहाँ इजी मेथड है कभी कभी तो लॉन्गर भी बता रहा हूँ, लॉन्गर है इजी दोनों बता दे रहा हूँ। किसी को अलजेब्रा इजी जाता है, किसी को ज्योमेट्री में, दोनों मेथड एज मच एज पॉसिबल कई जगह बता दे रहा हूँ, ताकि आपका जो फेवरेट हो आपको बहुत अच्छे से हमेशा के लिए समझ रहे। 11th क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन काइंड ऑफ थिंग, मतलब मैंने आपको सेंड किया था कल कि पहले दोनों डायग्राम में भी वो वेक्टर है। ओके, अगर वेक्टर नहीं होगा तो फिर वो पहले दो ऑप्शन गलत हो जाते थे। यहाँ वेक्टर है, पहले ऑप्शन में भी सी बार है, बोल्ड सी करना चाहिए है, मतलब सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार है। फिर पहला ट्रायंगल लॉ की डायग्राम है, दूसरी पैरेललोग्राम लॉ की डायग्राम है, करेक्ट डायग्राम है। तीसरी डायग्राम भी बिल तीसरा तीसरा जो फॉर्मूला है वो भी सही है ना? वेक्टर में ऑर्डर बदल दो, पहले में दूसरा, दूसरे में पहला, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है तो वो भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट जवाब दिया गया था उस हिसाब से। इसके आगे कौन सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स? 14th?
14th क्वेश्चन देखें। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड, मतलब ए की लेंथ है 10, बी की लेंथ है 6, then the angle made by vector a bar minus b bar with a bar is, ओके आज का फॉर्मूला इसीलिए मैंने करा है आपको इसी क्वेश्चन के लिए। अब a बार माइनस b बार करना है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है हमारी मेथड क्या हुआ करती थी, a बार में वी विल ऐड माइनस b बार, तो डायग्राम में चलो माइनस b बार बना लेते हैं। माइनस b बार मतलब उल्टा आ जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बी बार। जैसे ये ए बार है वो बी बार है, तो ये हो जाएगा माइनस बी बार। अच्छा, टेल टू टेल ज्वाइन है सब कुछ यहाँ पे, टेल टू टेल ज्वाइन है, तो ए बार एंड माइनस बी बार के बीच में का एंगल कितना है, 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, है ना। आप ए बार को ही मान लो अपना पी बार, और माइनस बी बार को ही मान लो अपना क्यू बार, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। सो दिस इज लाइक अवर पी बार वेक्टर, एंड माइनस बी बार वाला जो है माइनस बी बार है, इट इज लाइक अवर क्यू बार वेक्टर। और अब हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, राइट, इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाने के बाद आपका आंसर आएगा, जिसको मैं रेड कलर से दिखाऊंगा, और उसका कोई तो भी एंगल विथ ए बार बनेगा जिसको हम अल्फा नाम देते थे, राइट। इस बार डायग्राम नीचे बनी तो नीचे बनी, ठीक है, एक एंगल अल्फा नाम देते थे, दूसरे को हम बीटा नाम देते थे। तो tan अल्फा का तो फॉर्मूला आज ही हमने निकाला स्टूडेंट्स। tan अल्फा का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, Q, देखो अल्फा एंगल विथ P होता, अल्फा एंगल विथ P होता, उसका फॉर्मूला था Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ध्यान से देखना, यहाँ थीटा 60 डिग्री नहीं लेना गलती से, थीटा इज हियर, थीटा इज 120 डिग्रीज, ये बात समझ आ रही है सबको, थीटा इज 120 डिग्रीज, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू अपना हुआ करता था थीटा। बस वो फॉर्मूला लगा दीजिए स्टूडेंट्स। क्यू, क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू की वैल्यू मतलब लेंथ, लेंथ तो 6 ही है उसकी भी, तो 6 इंटू साइन 120 डिग्रीज, साइन 120 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू 10 प्लस क्यू की वैल्यू 6 लेंथ इंटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है। अब बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, 120 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा लेकिन कॉस निगेटिव आएगा, तो 6 इंटू √3/2, यस, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 इंटू माइनस हाफ, कॉस 120 डिग्री आता है माइनस हाफ, ठीक है। करे कैलकुलेशंस, ऊपर में आ रहा है 3√3, ऊपर में आ रहा है 3√3, नीचे 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होके 7 आ रहा है, ओके। तो tan अल्फा की वैल्यू आपकी 3√3/7 आ रही है, ओके। सो दिस थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। ये एक लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कहते हैं। tan अल्फा का आंसर आपका 3√3/7 आता अगर, तो आप अल्फा को क्या लिखोगे, अल्फा अपना कोई जाना पहचाना एंगल नहीं है, कोई प्यारा सा एंगल नहीं आ रहा है, तो tan अल्फा की वैल्यू पता है, तो इसी से आप लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको क्या पढ़ेंगे, रेस टू -1 नहीं पढ़ते हैं, इसको tan इनवर्स पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं tan इनवर्स ऑफ 3√3/7। यू कैन रीड इट एज, इसको कैसे पढ़ते हैं, इट इज रेड एज tan इनवर्स, ऐसे पढ़ना है इसको, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3√3/7। विच स्टेप मयंक, विच स्टेप यू वांट मी टू एक्सप्लेन, फॉर्मूला की फाइनल चीज, वो इनवर्स वाला बताना है बेटा, कि फॉर्मूला बताना है। डिसाइड कैसे किया कि यही फॉर्मूला यूज करना है, सवाल पर से, सवाल में क्या पूछा है, सवाल ध्यान से पढ़ो ना, एंगल बिटवीन वेक्टर मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट इज समथिंग लाइक आवर आर बार बेटा, और ए बार को मैंने नाम दिया पी बार, तो आर बार एंड पी बार अपने नोटेशन में कहा ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे आर बार और पी बार के बीच में का एंगल निकलता, बोलो, और कोई फॉर्मूला है,
एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार, जिसको हम अल्फा बोला करते थे, उसका फॉर्मूला एक ही अपने पास जो आज हमने पढ़ा है। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ेंगे, उससे समझ आ रहा है। क्वेश्चन पूछा है रिजल्टेंट का एक वेक्टर से एंगल पूछा हुआ है, इसका फॉर्मूला जो आज हमने पढ़ा है वही है। सर फिर आज हमने फॉर्मूला पढ़ा तो आपने कल के होमवर्क में ये सवाल क्यों दे दिया? क्योंकि परसों टरसों के होमवर्क में मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ने को बोल दिया था। 2.3.3 सेक्शन जब महाराष्ट्र बोर्ड बुक का कर रहे थे, 2.3.3 एंड 2.3.4, उसमें आपको ये फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। तो जो घर से पढ़ के आते हैं उनके फायदे के लिए ये सवाल दिया है ना। 60 डिग्री यूज करके आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 60 डिग्री एंगल है ही नहीं ए और माइनस बी के बीच में। 60 डिग्री से आपका किसका आंसर आएगा? 60 डिग्री से आपका एंगल बिटवीन ए बार प्लस बी बार विथ ए बार आएगा। सवाल में वो नहीं पूछा है, तो आपका जवाब गलत आएगा, अलग आएगा, गलत आएगा। सिक्सटी डिग्री यूज करने वालों को शुड आई शो यू विथ सम अदर कलर इफ पॉसिबल? जो लोग बोल रहे हैं 60 डिग्री यूज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, जब अगर आप थीटा को 60 डिग्री यूज करेंगे, ध्यान से देखना, 60 डिग्री को तोड़ने वाला एंगल कौन सा होगा? 60 डिग्री के टुकड़े करने वाला एंगल ये होगा। ऐसा रिजल्टेंट बनेगा उस केस में। वो रिजल्टेंट बन के फिर आप अल्फा का ये आंसर आपका आएगा ग्रीन कलर से जो मैं दिखा रहा हूं। तो वो रिजल्टेंट किस चीज का रिजल्टेंट है? ए बार प्लस बी बार है बच्चों। तो वो एंगल और ये एंगल अलग है स्टूडेंट्स, वो और ये एंगल अलग है। दोनों एंगल इक्वल नहीं है, दोनों पैरेललोग्राम कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहे हैं इस बार, ध्यान से देखना। नहीं, दोनों पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, उसके जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहे। मार्क माय वर्ड्स, दोनों पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये जो इसका अल्फा उसका बीटा है, उसका बीटा इसका अल्फा है। ओके, नई डायग्राम निकाल के मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, कोई टेंशन मत लो। पहले ये लिख लेने दो सबको, रेड कलर में जो है वो सही सॉल्यूशन लिख लो, फिर मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ जिन लोगों को 60 डिग्री वाला समझ नहीं आया वो। चलो, यहाँ पे अपने पास दिस इज पी बार, दिस नॉट पी बार, दे हैव गिवन नोटेशन ए बार, चलो ठीक है उनका नोटेशन। यहाँ पे बी बार, ऐसे ये दो वेक्टर्स दिए हुए, उसमें मैंने माइनस बी बार भी निकाल दिया जरूरत पड़ने पे, तो ये माइनस बी बार वेक्टर हो गया। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ ए बार प्लस बी बार पैरेललोग्राम लॉ से कंप्लीट करेंगे, तो ये आपका जो डायगोनल आ रहा है दिस इज ए बार प्लस बी बार, ठीक है। और नीचे ऐसा पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करेंगे तो जो डायगोनल आ रहा है अनादर डायगोनल स्टूडेंट्स, दिस अनादर डायगोनल, दिस इज ए बार माइनस बी बार, है ना, ए बार माइनस बी बार है। आ रही बात समझ में? अब इस डायग्राम में चार चार एंगल बन रहे हैं, वैसे छोटे छोटे चार एंगल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे चार एंगल्स बन रहे हैं। सब एंगल्स को मैं नाम दिखा देता हूँ डायग्राम में। आई ट्राई टू यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस। देखो ये जो पहला है है ना, इसको मैं नाम दू अल्फा वन, और ये जो है इसको नाम, आई थिंक ब्लैक पेन यूज कर लेते,
ये एंगल है अल्फा 1 और ये है बीटा 1, ऐसे नाम दिया मैंने। और अल्फा 1 के जो नीचे है उसका नाम अल्फा 2, और ये जो है इसका नाम बीटा 2। यहाँ अल्फा 1 is angle between what? Resultant of addition with a bar. Beta 1 is angle of what? Resultant of addition with b bar. Alpha 2 is angle of what? Resultant of subtraction with a bar. And beta 2 is angle of what? Resultant of subtraction with b bar. चारों एंगल अलग अलग रहेंगे, जहां पे पहले दोनों एंगल की एडिशन ऑब्वियसली 60 डिग्री होगी, ठीक है। और दूसरे दोनों एंगल किसके टुकड़े हैं? दूसरे दोनों एंगल 120 डिग्री के टुकड़े हैं। समझे क्या? ये चारों एंगल अलग अलग दिख रहे हैं आपको, डायग्राम में भी दिख रहे हैं। 60 के दो टुकड़े, 120 के दो टुकड़े सेम थोड़ी होने वाले, अलग अलग होने वाले। इसलिए आपका 60 से आंसर नहीं आएगा बच्चों। 60 से जो आंसर आएगा, वो 60 के टुकड़े वो एडिशन वाले के है, एडिशन वाला रिजल्टेंट का एंगल है। और जो एक नीचे 120 वाले एंगल के जो दो टुकड़े बन रहे हैं, वो सब्ट्रैक्शन वाले आंसर का है। हमें सब्ट्रैक्शन वाले का पूछा था, इसलिए 120 यूज करना जरूरी है। अब समझा क्या बच्चों? ठीक है, फैंटास्टिक, गुड। चलो, ओके। 14 के बाद, यस, ये तो सभी करने हैं हमको, ये तो सभी करने हैं, राइट। सिंगल वाला हो गया सेक्शन अपना, इस पे आते हैं। इफ 3 वेक्टर्स आर एडेड द रिजल्टेंट, एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। if three vectors are added if three vectors are added resultant may be zero। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, हो सकता है जीरो, क्यों नहीं हो सकता। आज हमने एक इक्वल इक्वल वाला एग्जांपल देखा, इजी एग्जांपल वही है। 120 120 डिग्री वाले, 120 120 डिग्री वाले, ऐसे तीन इक्वल एंगल्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर लेंगे। दैट इज वन इजी एग्जांपल जहां पे आप कैंसिल कर सकते हो सबको। तो मे बी जीरो, ठीक है। मे बी नॉन जीरो है, ये तो बिल्कुल ही हो सकता है, जीरो होना जरूरी थोड़ी है ना। मस्ट बी जीरो ये ऑप्शन गलत है स्टूडेंट्स, और मस्ट बी नॉन जीरो ये भी गलत। जीरो भी हो सकता, नॉन जीरो भी हो सकता, ठीक है। जीरो भी हो सकता, नॉन जीरो भी हो सकता। तो ये एक आसान सवाल था, इसका आंसर हो गया ए एंड सी। आंसर को मैं रेड कलर से लिख देता हूं, आंसर इज ए एंड सी। यस, करेक्ट। अगला, a vector does not change if we choose different sets of coordinate axes having different orientations। ओके, क्यों बदलेगा? वेक्टर नहीं बदलेगा स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन सही है। ये समझाता हूं मैं आपको, देखो। कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात करें, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जनरली हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऐसे लेते हैं स्टूडेंट्स। जनरली एक्स एक्सिस ऐसा हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, और वर्टिकल में वाई एक्सिस लिया जाता है। जनरली ऐसा लिया जाता है 90 डिग्रीज पे। अच्छा, यहाँ डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब है कि घुमा दो उनको, अलग तरीके से कर दो। जैसे कि मान लो मैंने ये ले लिया तिरछा वाला एक्स एक्सिस, और उसको परपेंडिकुलर में ऐसे ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे ओरिजिन ओरिजिन रहेगा ऐसे, ठीक है। किसी और ने कुछ और ही अलग कर दिया, किसी और ने डेंजर सा ऐसा एक्स एक्सिस बहुत तिरछा निकाला ऐसे, ये एक्स एक्सिस ले लिया, और ओरिजिन से इसको वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। अलग अलग दिखा रहा हूं मैं, देखो आपको अलग अलग चीजें दिखा रहा हूं, ओ, ठीक है। लेकिन इस किसी भी चीज में हुआ क्या है? एक्सिस को घुमाया है, एक्सिस घुमाया है स्टूडेंट्स। एक्स और वाई एक्सिस का डिफरेंट ओरिएंटेशन करना मतलब एक्सिस को घुमाना। तो एक्सिस की डायरेक्शन चेंज होगी स्टूडेंट्स, एक्सिस की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ओरिजिन से कुछ दूर एक पॉइंट था, और कुछ दूर और एक पॉइंट था। मान लो मैं बोल रहा हूं पॉइंट ए, पॉइंट बी।
दूसरे डायग्राम में भी मैं वैसे ही जगह पे पॉइंट ए और पॉइंट बी निकाल रहा हूं, और तीसरी भी डायग्राम में मैं वैसे ही जगह पे पॉइंट ए और पॉइंट बी निकाल रहा हूं। तीनों डायग्राम में देखना, तीनों डायग्राम में ओरिजिन की जगह जहां थी उससे थोड़े दूर ए पॉइंट आपको दिख रहा है और थोड़े दूर बी पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो हमने ओरिएंटेशन किसका बदला है? कोऑर्डिनेट एक्सिस का बदला है, एक्सिस का ओरिएंटेशन बदल दिया, एक्सिस तिरछे तिरछे कर दिए, पॉइंट थोड़ी बदलेगा ना, पॉइंट नहीं बदलेगा। तो ए बी वेक्टर जो रहेगा पहले डायग्राम में, ए बी वेक्टर जो रहेगा दूसरे डायग्राम में, ए बी वेक्टर जो रहेगा तीसरे डायग्राम में, क्या उसकी लेंथ बदलेगी स्टूडेंट्स? क्या उसकी लेंथ बदलेगी? बताओ मुझे, ए बी की लेंथ बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। क्या ए से बी की डायरेक्शन बदलेगी? नहीं, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। तो वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है, बाजू के एक्सेस घूमने से क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। तो वेक्टर इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, वेक्टर इज नॉट चेंजिंग। हाँ, अगर कोई आपको पूछता है कि वेक्टर का एंगल विथ एक्स एक्सिस क्या था, हाँ, वेक्टर का एंगल विथ एक्स एक्सिस बदलेगा क्योंकि आपने एक्स एक्सिस को घुमाया, आपने एक्स वाई एक्सिस को घुमाया, तो उसका एंगल्स बदल जाएंगे, हो सकता है कोऑर्डिनेट्स बदल जाए, ये चीजें बदल सकती है। लेकिन आपकी डायरेक्शन ऑफ ए बी बार नहीं बदलेगी, ना ही लेंथ बदलेगी। मतलब वेक्टर नहीं, वेक्टर की दो ही चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर डज नॉट चेंज का बिल्कुल सही जवाब है पहला ऑप्शन में, वेक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है, सेकेंड वाला तो बहुत फेमस है, ये तो हम यूज ही करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। कितनी बार हमने पैरेलल स्लाइडिंग, मतलब ही शिफ्टिंग ही हुआ। स्लाइड करना मतलब घसर के ले जाना, अब उसको उड़ा के लेके जाओ कि घसर के लेके जाओ, शिफ्ट करना है कैसे भी, है ना। उसको 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 आप बैलगाड़ी के जैसे लेके जा रहे हो घसीट के, या आप टांगा के जैसे लेके जा रहे हो, या आप एरोप्लेन के जैसे उड़ा के लेके जाओगे, या आप कार के जैसे लेके जाओ, या आप जादू के तरीके से उसको गायब करके सेकंड जगह पे ला लो, कैसे लेके जा रहे हो वो थोड़ी है ना, स्लाइड करो, पुश करो, पुल करो, कैसे भी करो, है ना, पैरेलल लेके जाओ, बस ये बात है। पैरेलल लेके जाओ, पैरेलल लेके जाएंगे मतलब डायरेक्शन नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड तो बदलने का सवाल नहीं है, तो फिर वेक्टर सेम रहेगा, डज नॉट चेंज। ठीक है, और थर्ड क्या है? इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ हाँ हाँ, फिर तो बदल जाएगा वेक्टर। स्केलर समझता है सबको, स्केलर मतलब सिर्फ नंबर रहेगा उसमें, कोई डायरेक्शन का सवाल नहीं है। तो आप सबको पता है, हमने कुछ क्वेश्चन देखा है, पी बार है मान लो, तो पी बार को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 पी बार कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स ना। पी बार एक ऐसा होता है, तो 2 पी बार की डायरेक्शन वही रहती है, 2 पी बार करने के बाद डायरेक्शन वही रहती है, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। तो क्या मैं ऐसा लिखता हूं कि पी बार और 2 पी बार सेम वेक्टर है? नहीं, बदल गया ना, डायरेक्शन सेम रही लेकिन बदल, मैग्नीट्यूड बदल गया तो वेक्टर बदल गया। ओके, तो थर्ड ऑप्शन गलत होगा। एंड क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं, ये आएगी अपने सिलेबस में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कुछ अलग आंसर आता स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी के लिए आपको फोर्थ ऑप्शन नहीं समझा होगा वर्डिंग, तो कोई चिंता नहीं है, ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, इतना समझना आपके लिए काफी है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सी बार बोल्ड में है, मतलब सी बार है, ये ए बार है, ये बी बार है, देन द यूनिट ऑफ दिस शुड बी सेम, द यूनिट ऑफ दिस शुड बी सेम। सही है स्टूडेंट्स, हमें पता है ये यूनिट डायमेंशन चैप्टर का वाला ऑप्शन हो गया। जब भी किसी चीज को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेट करो, तो भाई उनके यूनिट्स डायमेंशन तो सेम हुआ करते हैं। हम डायमेंशन एनालिसिस की मेथड भी इस पर से ही करते थे, बहुत सारा डायमेंशंस का यूज करते थे इसमें, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। आप फोर्स में फोर्स ऐड कर सकते हो, आप फोर्स में मास, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं ऐड कर सकते। 4 न्यूटन में 5 सेंटीमीटर नहीं ऐड कर सकते आप, 4 न्यूटन में 5 न्यूटन का वेक्टर ऐड कर सकते हो, 4 न्यूटन के वेक्टर में 3 सेंटीमीटर का वेक्टर नहीं ऐड कर सकते, राइट। सेम सेम यूनिट वाले सिमिलर चीजों को ही आप ऐड कर सकते हो, इक्वेट भी कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन मे बी इक्वल टू बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स,
सेकेंड ऑप्शन भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। अच्छा चलो, मुझे बहुत इच्छा हो रही है अभी पोल लेने की, इन द सेंस किसने लोगों ने इसका आंसर क्या क्या निकाला था। ए सही है, मैं बी को भी सही बोल दे रहा हूँ, है ना। तो आंसर आप लोगों का क्या है, इस बेसिस पे मैं पोल ले रहा हूँ। एक ऑप्शन है ए बी डी, एक ऑप्शन है ए बी सी, एक ऑप्शन है ए बी, एक ऑप्शन है ए बी सी डी। ओके, ये चार ऑप्शन, जिन जिन ने आंसर निकाल के रखा ही होगा, तो मैं ज्यादा टाइम अब नहीं दे रहा हूँ, 30 सेकेंड्स में लेट अस चेक व्हाट आर योर आंसर्स। ओके, look at the trend, look at the trend, we are having a high percentage of answer as a last option, and उसके बाद ए बी डी पे है। ओके, इसका मतलब सी, सी ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा है कुछ लोगों को, सी ट्रू है कि नहीं है, इस पे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है। चलो अच्छा है, मुझे ये पता चल रहा, अब तो हम उस हिसाब से बात करेंगे। पहले तो सेकंड ऑप्शन बता देता हूँ, अगर सेकंड ऑप्शन ही कुछ लोगों को कंफ्यूज था, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मे बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये तो बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स। इसका इजी एग्जांपल आपको बता दूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला नहीं क्या बनता है अपने पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं क्या बना करता था, कई बार देखो ऐसा ए बार ले लिया, ऐसा बी बार ले लिया, तो उनका रिजल्टेंट जब सी बार आया करता था, तो ये ऐसा आता है ट्रायंगल लॉ से। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल आ सकते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का, तीसरे का, क्या सबका मैग्नीट्यूड इक्वल आ सकता है, इक्विलैटरल में तीनों का आ जाता है, तो सेकंड ऑप्शन तो सही है। जो थर्ड ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, पूरे वेक्टर की बात कर रहे, सी बार वेक्टर में बी इक्वल टू बी बार वेक्टर, सी बार वेक्टर में बी इक्वल टू बी बार वेक्टर। हाँ स्टूडेंट्स, हो सकता है डायग्राम में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन डू यू रियलाइज, देखो आई विल एक्सप्लेन द थर्ड ऑप्शन, सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार बोल रहे, और पूछ रहे हैं हमें कि क्या सी बार और बी बार वेक्टर ही पूरे के पूरे इक्वल हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स, इफ ए बार ही अगर जीरो हो गया, तो जीरो वेक्टर हो गया, तो नल वेक्टर रहा, तो अगर ए बार नल है, तो इसका क्या मतलब है, नल मतलब कुछ ऐड ही नहीं हुआ, मतलब बी बार और सी बार इक्वल हो सकते हैं। ये है थर्ड ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग, मानते हो क्या, समझ रहे हो क्या स्टूडेंट्स। इसकी डायग्राम में समझना मुश्किल है, क्योंकि नल वेक्टर के डायग्राम क्या बनाओगे ना, नल वेक्टर को कोई लेंथ नहीं होती, नल वेक्टर को कोई लेंथ नहीं होती, तो कोई आपका ट्रायंगल या पैरेललोग्राम नहीं बनने वाला, नल वेक्टर की कोई लेंथ ही नहीं होती, तो आप एक वेक्टर है उसमें नल ऐड कर रहे हो, मतलब कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो आंसर वो खुद ही रहेगा, है ना। मतलब सी बार का आंसर विल बी सेम एज बी बार, क्योंकि ए बार है ही नहीं, होके भी नहीं के बराबर है, नल वेक्टर है। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन में भी बोल्ड लेटर था वो स्टूडेंट्स, राइट, बोल्ड लेटर था क्वेश्चन में भी, आपने ध्यान से जूम करके देखा होगा, तो क्वेश्चन में भी वेक्टर्स है, किसी ने अगर क्वेश्चन ही वेक्टर के बिना लिया है तो जवाब गलत आएगा, इट इज वेक्टर्स। ओके, चलो बहुत अच्छे। अच्छा चौथा तो हमने क्लास में किया है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू है ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन ए बी, ए और बी जो है मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बार बी बार, उनका डिफरेंस के जितना रहता है। तो आई कंप्लीटली अग्री विद द मेजॉरिटी, आई एम हैप्पी मेनी ऑफ यू गॉट इट करेक्ट, परफेक्ट, ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। अरे डिवाइडेड बाय नहीं है बेटा, वो वहां पे प्रिंट है, जैसे दोनों वेक्टर की कभी डिवीजन नहीं हुआ करती, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स होता है, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स होता ही नहीं है।
तो अगर वो प्रिंटिंग एरर जैसा किसी को वो प्लस साइन में थोड़ा सा फेंट खड़ी लाइन नजर आ रही है, उसकी वजह से डिवीजन का कंफ्यूजन अगर लग रहा था, तो अब मेरी बात मान लो कि डिवीजन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, मतलब आपको एडिशन ही लेके। चलो, इन प्रीवियस प्रॉब्लम मतलब 19वां 18वें जैसा ही है, ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन स्टूडेंट्स, अब मैं नॉन जीरो बोल के आपको वापस 18वां ही क्वेश्चन पूछूं, नॉन जीरो ए बी नॉन जीरो बोल के अगर मैं वापस 18वां ही क्वेश्चन पूछूं, तो आप क्या एबीसीडी टिक करोगे? क्या टिक करोगे? क्या टिक करोगे? नहीं, सिर्फ एडी नहीं टिक करोगे स्टूडेंट्स, ए बी डी टिक करोगे। ए बी डी वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे, ए बी डी वाला परफेक्ट आंसर है। अगर नॉन जीरो सवाल में दे दिया तो 18वें का जवाब ए बी सी डी के बदले ए बी डी आएगा, सिर्फ सी हट जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन ट्रू होने के लिए नल वेक्टर की जरूरत पड़ी थी। सेकेंड ऑप्शन के लिए नल की जरूरत नहीं पड़ी, सेकेंड ऑप्शन तो इक्विलैटरल में भी हो रहा था बच्चों, समझे क्या? सेकेंड ऑप्शन इक्विलैटरल के भी एग्जांपल से हो रहा था। ओके, तो सिर्फ सी फॉल्स हो जाएगा, इन दैट केस ए बी डी ही ट्रू रहेंगे। चलो, लेकिन अब सवाल भी उन्होंने बदल दिया है, डायग्राम सेम पिछले सवाल जैसे ही क्वेश्चन, लेकिन आगे पूछा क्या है, एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री कर दिया है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज, अरे कुछ कुछ पहचानी पहचानी सी चीजें लग रही है स्टूडेंट्स। देखो, ये जो सेकंड ऑप्शन में जो जो चीज मॉड में दिखाई है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में जो मॉड में चीज दिखाई है स्टूडेंट्स, वो क्या हुआ करती थी, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू हुआ करती थी। और थर्ड ऑप्शन में जो दिखाया है वो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू हुआ करती थी। मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट की कब आती है, जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, और मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब 180 डिग्री पे अपोजिट वेक्टर्स होते हैं। लेकिन इस सवाल में ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है, उनके बीच में का एंगल है, तो आंसर भी आर मैक्स से छोटा आएगा और आर मिनिमम से बड़ा आएगा। समझ रहे हो? मिनिमम से और कोई छोटा नहीं हुआ करता, तो मिनिमम से बड़ा आएगा। मिनी फोर्थ ऑप्शन इज बोगस ऑप्शन, एकदम घटिया ऑप्शन। कोई फोर्थ ऑप्शन गलती से भी टिक मत करना, बेइज्जती हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं आपको। जो सबसे छोटा है मिनिमम, उससे छोटा कोई हुआ नहीं करता। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन सोचना भी नहीं, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन सही है, परफेक्ट। थर्ड ऑप्शन सही है ना? मैक्स से छोटा होगा, मिनिमम से बड़ा होगा, मैक्स से छोटा होगा, मिनिमम से बड़ा होगा। पहला ऑप्शन से किसी को कुछ कुछ लग रहा है क्या? कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? मतलब कुछ कुछ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पहला ऑप्शन। अगर मैं चाहूं कि एबीसी तीनों आंसर हो, तो पहला ऑप्शन मुझे सही करना है, तो पहले ऑप्शन में बस एक खोट है, एक गलती है, सुधार दो आप, बताओ जिसको सही करना हो तो। वेरी गुड, अंडर रूट देना चाहिए, बहुत अच्छे। आप सब लोग याद है, सी बार इज इक्वल टू, अगर ए बार प्लस बी बार है तो मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में अंडर रूट ऑफ, राइट साइड में देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ कॉस 120 डिग्री मतलब क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ, उस हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पूरा अंडर रूट में, ये पूरा अंडर रूट होता है, फुल अंडर रूट होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है। नो डाउट स्टूडेंट्स, आप इसी अंदर की चीज को ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी भी लिख सकते हो। होल स्क्वायर करके देखना, होल स्क्वायर में माइनस 2ab टर्म आती, उसमें एक ए बी ऐड होके माइनस ए बी बनेगा, विच इज परफेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन में। हाँ, बट अभी फर्स्ट ऑप्शन में रूट नहीं दिया है, बस वो गलती है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में पूरा स्क्वायर रूट दे देते तो वो भी सही आता। आई क्या बात समझ? चलो, बहुत अच्छे। चलो, आते हैं अगले क्वेश्चंस पे।
20 और 21 स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो में रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। इसका बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है इस तरीके से, देखना, कोई एक वेक्टर स्टूडेंट्स, कोई भी दूसरा वेक्टर, इनका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से हम निकाल सकते हैं, ये सबको पता है। डॉट 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 करके मैं अगर रेड कलर का एक निकाल दूं, आपको समझ आता है, इसका एरो ऊपर की तरफ होता था तो ये रिजल्टेंट दोनों को होता था। अच्छा, मैं अगर तीसरा वेक्टर उल्टा ले लूं, जस्ट एरो उल्टा कर दिया स्टूडेंट्स, मैंने एरो उल्टा कर दिया, तो क्या आपको समझ रहा है कि ये तीनों वेक्टर की एडिशन 0 हो जाएगी, है ना? क्योंकि दोनों के एडिशन से तीसरा वेक्टर उल्टा हो गया, तो ए बार बी बार सी बार मैं बोलूं, तो यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस जो तीसरा मैंने रेड कलर से लिया सी बार, इनका आंसर टोटल का आ जाएगा 0 बार। 0 बार आंसर आ जाएगा इसका, तीनों क्योंकि कैंसिल हो जा रहे हैं, पहले दोनों का एडिशन ही तीसरे के उल्टा है, तो एग्जैक्टली आंसर 0 बार आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो क्या मैं आपको ऐसा बोलूंगा तो समझ आएगा कि तीन वेक्टर के एडिंग टू 0 है ना? तीन वेक्टर, 3 वेक्टर एडिंग टू 0 है, मीन्स दे फॉर्म अ ट्रायंगल, दे कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, दे मे फॉर्म अ ट्रायंगल, दे में फॉर्म अ ट्रायंगल। ये एक बात ज्योमेट्रिकली समझने लायक, अलजेब्रा से बताऊंगा, नंबर से भी, लेकिन दे में फॉर्म अ ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। जैसे 4 4 4, क्या 4 4 4 पॉसिबल है? सबसे आसान ऑप्शन स्टूडेंट्स, 4 4 4। क्या आप लोग को समझ आ रहा है? 4 4 4 का ट्रायंगल बनता है, 4 4 4 का ट्रायंगल बनता है, इजी से जा रहा हूं मैं, 4 4 और 4, इस बार रिजल्टेंट नहीं ले रहा हूं मैं, तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में लेके तीनों को कैंसिल करवाने की बात चल रही है, तो 4 4 4 का 0 आ सकता है, ये बात समझ आनी चाहिए आपको। 4 8 10 का भी ट्रायंगल बन सकता है स्टूडेंट्स, 4 8 10 का भी ट्रायंगल बन सकता है, 4 8 10 का भी ट्रायंगल बन सकता है, हाँ या ना? 4 8 ऐसा, और 10 बन बन सकता है उसका, क्योंकि 4 और 8 12 होता है स्टूडेंट्स। सबको समझना चाहिए कि तीसरी साइड बड़ी नहीं हो सकती, ट्रायंगल में हमेशा बड़ी साइड जो है बाकी दोनों के एडिशन से छोटी होनी चाहिए। तो 10 ये 4 + 8 से छोटा है, 10 ये 4 + 8 से छोटा है, तो ऐसी डायग्राम भी पॉसिबल है, तो सी ऑप्शन शुड ऑल्सो बी करेक्ट। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, थर्ड सेकंड ऑप्शन में, आई मीन सेकंड ऑप्शन में ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर भी सेकंड ऑप्शन आंसर आ सकता है। कैसे, समझ आ रहा है सबको? 2 और 3 सेम डायरेक्शन में लोगे तो उनकी एडिशन 5 हो जाती, तो उतनी ही 5 वाला उल्टा वेक्टर ले लो, तो क्या इन तीनों का एडिशन 0 हो जाएगा? एड टू 0, ये तीनों विल एड टू 0, मानते हो क्या? 2 और 3 5 हो जाएगा, उसी के अपोजिट वाला 5 उसको कैंसिल कर देगा। सेम सेम डायरेक्शन में लेंगे तो 2 3 5 10 हो जाएगा, लेकिन हमको तो 0 मैग्नीट्यूड लाना है, मैं क्या करूंगा, 2 3 का जो आंसर है उससे 5 वाला उल्टे डायरेक्शन में लेके कैंसिल करा दूंगा। आई क्या बात समझ में? देखो, आपके पास फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, तीनों की मैंने डायग्राम निकाल दी। फोर्थ और थर्ड ऑप्शन का ट्रायंगल बन रहा है, सेकंड ऑप्शन का ट्रायंगल नहीं बन रहा है लेकिन पॉसिबल है। फर्स्ट ऑप्शन इम्पॉसिबल है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन इम्पॉसिबल है, आंसर विल बी बी सी डी। वेरी ट्रू, आंसर विल बी बी सी डी, फर्स्ट ऑप्शन इम्पॉसिबल है। बहुत दिमाग वाला सवाल है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन क्यों इम्पॉसिबल है? यहाँ पे ये जो 8 आ गया है, ये 8 आ गया है, ये 1 और 2 से बड़ा है, तो आप जो जान लगा लो आपकी पूरी, जैसे आप सेम डायरेक्शन के 1 और 2 ले लो, भाई मिला जुला के 3 ही बन पाएंगे, 8 वाले को कैंसिल कैसे करेगा? 8 वाले को कैंसिल करने की ताकत है क्या इसमें? 1 और 2 को मिला के नहीं है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर लो, बेचारा एक छोटा सा एक साइड और कोई 2 साइड, क्या कभी इस ट्रायंगल की ये साइड कभी 8 बनना पॉसिबल है क्या? 8 साइड बनना पॉसिबल है? क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 1 + 2, तो ट्रायंगल भी नहीं बन सकता, ना ट्रायंगल बन रहा है ना आगे पीछे अपोजिट करके कैंसिल हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन में इंपॉसिबल। वो 8 वाला इतना बड़ा हो गया, ऐसा समझो, 8 वाला इतना बड़ा हो गया है कि 1 और 2 वाले छोटे बेचारे पूरी जान लगा के किसी भी तरीके से उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे, इसलिए टोटल 0 नहीं हो पाएगा। ये समझा क्या?
सी ऑप्शन कैसे आएगा बच्चों? डायग्राम है आपके सामने, दिख रही है डायग्राम? वो ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है। सीधे आपके पास डायग्राम निकाल के बताई मैंने। 4 8 10, 4 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10, 4 और 8 12 से 10 छोटा होता है, मतलब ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनेगा तो कैंसलेशन होगा। सीधे मैंने 3 वेक्टर ही बताया आपको। देखो सी ऑप्शन की डायग्राम आपको मैंने ट्रायंगल बना के दिए। एरोस ध्यान से देखना, एक का एरो 4 का राइट की तरफ है, 8 का एरो तिरछा है और 10 का एरो नीचे आ रहा है। तो तीनों वेक्टर जो है ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। कल्पेश तू फिर से स्कूल लेवल पे चला गया बेटा, बड़ा हो गया ना अब। वेक्टर्स तू बोल रहा है 10 और 12 कहाँ कैंसिल हो गया? मैं 4 और 8 को थोड़ी 10 से कैंसिल कर रहा हूँ। 4 वाला वेक्टर है, डायरेक्शन है उसको, 8 वाला वेक्टर है। वो दोनों वेक्टर की एडिशन 10 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर आ रहा है। 4 और 8 12 होता, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 12 से कम हो सकता है। डायग्राम में दिख रहा है 10 लेंथ दिखाई है मैंने। ऐसे ऐसे वेक्टर्स है सवाल, सवाल वेक्टर है, स्केलर के लिए थोड़ी ऐसे सवाल बनेगा, है ना? चलो, लास्टली वी विल एंड विद द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट 21st क्वेश्चन। बाकी के लिए हम कल कंटिन्यू कर पाएंगे। आई थिंक ये आसान सवाल है स्टूडेंट्स। आई थिंक ये आसान सवाल है। आर मैक्स आर मिनिमम हम कल कर चुके। तो फर्स्ट ऑप्शन है ना, 10 और 15 का डिफरेंस 5, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यस। सेकेंड ऑप्शन में मे बी है, मे बी है, मे बी में तो बिल्कुल मैक्सिमम और मिनिमम देखो। पहले पहले तीसरा ऑप्शन देख लो। पहला और तीसरा ऑप्शन आसान है समझना, आर मैक्स आर मिनिमम। अब आर मैक्स और आर मिनिमम के बीच में की सभी, एवरीथिंग पॉसिबल, बिटवीन इनमें का भी सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। आपको याद आ रहा है 1 न्यूटन 7 न्यूटन वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था 3 दिन पहले होमवर्क में? तो मैक्स और मिनिमम वैल्यू मिल गई तो उसके बीच में का सब कुछ पॉसिबल है अलग अलग एंगल लेने से। तो सेकेंड ऑप्शन भी पॉसिबल है, चौथा ऑप्शन भी पॉसिबल है। बीच में का कुछ भी पॉसिबल है। 19 न्यूटन बोलते तो भी पॉसिबल था, 7 न्यूटन बोलते तो भी पॉसिबल था, 11 न्यूटन बोलते तो भी पॉसिबल था, 24.5 न्यूटन बोलते तो भी पॉसिबल था, 5.5 न्यूटन बोलते तो भी पॉसिबल था, 18.5 न्यूटन बोलते तो भी पॉसिबल था, 12.25 न्यूटन बोलते तो भी पॉसिबल था, 3 न्यूटन बोलते तो पॉसिबल नहीं था, 3 न्यूटन बोलते तो पॉसिबल नहीं था, 30 न्यूटन बोलते तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन 5 से लेके 25 तक, 5 खुद 25 खुद और बीच में का सब कुछ, ये पॉसिबल है। चलो, सो इसका भी आंसर आ गया ABCD। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, गुड। अच्छा, मैं आज रख रहा हूं आफ्टरनून में सेशन, मिलते हैं आज आफ्टरनून में। लकीली मेरा आज आपके सीनियर बैच का लेक्चर नहीं है, तो हमें 4:30 बजे मिलने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिलेंगे आज DPP यूनिट्स डायमेंशन, जो एक हफ्ते से पेंडिंग है अपनी डिस्कशन, उसके लिए मिलते हैं। 3:15 की 3:30 डिसाइड करो कि आप लोग 3:15 को फ्री होते हो कि 3:30 को। मैं एक बस ये पोल ले रहा हूँ, जो मेजोरिटी आएगा वो अपना फाइनल डिसीजन हो जाएगा। 3:15 का एक ऑप्शन, आई एम सॉरी, 3:15 का पहला ऑप्शन और 3:30 का दूसरा ऑप्शन। दैट्स इट। मेरे हिसाब से और कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आधे मिनट का पोल लेंगे, जो जवाब आएगा मेजॉरिटी वो फाइनल हो जाएगा। DPP चैप्टर वाइज दिशा की फर्स्ट DPP का डिस्कशन के लिए। और मुझे पूरी अटेंडेंस चाहिए स्टूडेंट्स। बाद में पता चलता है जो लोग एब्सेंट रहते हैं उनको वही सवाल वापस डाउट करके पूछे जाते हैं। पोल का मेजॉरिटी आ चुका है, 3:30 फाइनल। सी यू 3:30 PM स्टूडेंट्स। हैव अ ग्रेट डे टिल देन। बाय।